गुड मॉर्निंग। आज हम देख रहे हैं जब किसी कैपेसिटर को किसी एसी सर्किट के साथ अटैच किया जाता है। एसी सर्किट मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें जो ईएमएफ है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है और उसकी इक्वेशन होगी E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। टाइम के साथ वेरी कर रहा है, टाइम का फंक्शन है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये पीक वैल्यू है और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है। ये टाइम और ये हो गया ई। अब क्योंकि ईएमएफ वेरी कर रहा है इसलिए इससे बनने वाली करंट भी वेरी करेगी टाइम के साथ, तो उसकी इक्वेशन क्या बनती है वो अभी हम पता लगाएंगे। दोनों में फेज डिफरेंस कितना आता है वो भी पता लगाएंगे, तो फेजर डायग्राम भी बनाना है, ये सारी चीजें हमें करनी है। तो यहां पर E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा वो हमें देखना है, मतलब करंट की इक्वेशन बनानी है एक्चुअली में। तो हमें पता है C इज इक्वल टू क्यू बाय वी होता है, वी को हम यहाँ ईएमएफ ले रहे हैं ईएमएफ से, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया C इंटू ई, ऐसा हो गया। अब हमें करंट की इक्वेशन बनानी है ना, करंट की इक्वेशन बनाने के लिए Q इक्वल्स टू सी में सीई में मैं डिफरेंशिएशन कर सकता हूं। I इज इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी तो होता है, दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया तो डी क्यू बाय डी टी इक्वल्स टू डी बाय डी टी ऑफ सी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट सॉरी ईएमएफ, बार बार मैं उसको बोल रहा हूँ सीई, ई बोल रहा हूँ सीई। अब क्या हुआ, जो कैपेसिटेंस है किसी भी कैपेसिटर का वो तो कांस्टेंट होता है, वो आएगा बाहर, यहां लिखा मैंने आई और ये हो गया सी डी बाय डी टी ऑफ ई। अब अगर ये ई कांस्टेंट होता तो ये जीरो आ जाती टर्म, लेकिन कांस्टेंट नहीं है, यहां पर चेंज होगा ये, तो इस जगह पर ये हो गया सी और ई की जगह में लिख दूंगा डी बाय डी टी ऑफ एप्सिलॉन, ये ई नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरीके से हो गया आई। तो I इक्वल्स टू सी। अब E नॉट मतलब पीक वैल्यू ऑफ EMF वो भी कांस्टेंट है, बाहर आएगी d बाय डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, तो C E नॉट कॉस ओमेगा टी और ओमेगा, इस ओमेगा को भी मैं आगे ला सकता हूं, I इक्वल्स टू ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी, इस तरीके से ये हो गया। इसको और भी लिखा जा सकता है I इक्वल्स टू ई नॉट वन अपॉन ओमेगा सी। ऐसा क्यों लिखा समझाऊंगा मैं आपको, दोनों ओमेगा और सी को नीचे लिया है, वापिस से ये ऐसा ही बन जाएगा अपॉन में आके, और कॉस ओमेगा टी, इसको मैं लिख सकता हूं I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अगर ये इक्वेशन 1 है तो ये इक्वेशन 2 हो गई यहां पर। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो तो करंट की इक्वेशन आ गई कॉस वाली, कॉस वाली मतलब कहां से स्टार्ट होगी, ये ऐसे चालू होगी, डायरेक्ट 1 से चालू होगी। बनाएंगे इसको, देखो इसको इस तरीके से यहां लिखा गया है ई नॉट अपॉन समथिंग इक्वल्स टू आई, मतलब ई अपॉन समथिंग इक्वल्स टू आर। तो ये जो समथिंग है ये समथिंग होता है रेजिस्टेंस, मतलब 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल्स टू एक तरीके से रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर रहा है ये, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, ओम होनी चाहिए। 1 अपॉन ओमेगा सी की यूनिट ओम होनी चाहिए, जैसे ओमेगा एल की यूनिट ओम थी वैसे 1 अपॉन ओमेगा सी की यूनिट ओम आती है, इसलिए इसको ऐसा लिखना पड़ा। यही सबसे सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन है यहां पर, क्योंकि अगर यहां पर ओमेगा सी लिखा रहता तो ओमेगा सी की यूनिट ओम इनवर्स होती, तब भी वही बात थी, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा 1 अपॉन ओमेगा सी, और इस 1 अपॉन ओमेगा सी को बोलते हैं एक्स सी, ये बोला जाता है इसको। तो मैं इसको लिख सकता हूं I इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एक्स सी, तो एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, जबकि वहां पर पिछले वाले डेरिवेशन में एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल हुआ करता था। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करूं तो मैं ग्राफ बना पाऊंगा, लेकिन अगर मुझे फेज डिफरेंस निकालना है तो मैं अभी नहीं बना सकता, क्योंकि दोनों को मुझे साइन में बदलना पड़ेगा, दोनों को कॉस में बदलना पड़ेगा, दोनों ही जगह प्लस है तो माइनस का तो कोई इशू है नहीं। अब कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी में मुझे बदलना है, तो बहुत सिंपल तरीके से मैं कर सकता हूं साइन 90 प्लस थीटा, मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, या साइन थीटा प्लस 90, कोई दिक्कत नहीं है। तो I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, 90 प्लस थीटा लिख सकता था, या तो 90 प्लस थीटा लिख सकता था, देखो कॉस 90 प्लस थीटा या कॉस सॉरी साइन, फ्लो में हो गया साइन, यहां आएगा साइन
90 माइनस थीटा, दोनों ही केसेस में साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, मतलब दोनों ही केस में आएगा तो कॉस थीटा ही। लेकिन जब हमें कंपेयर करना है, जैसे थीटा की जगह में क्या लिखूं, ओमेगा टी, यहां पर भी क्या लिखूं, ओमेगा टी, और यहां पर तो वही ओमेगा टी। तो साइन 90 माइनस ओमेगा टी, इक्वेशन तो ओमेगा टी वाली है ना, तो ओमेगा टी आगे लेना पड़ेगा मेरे को, मतलब साइन ओमेगा टी प्लस 90 ठीक है, लेकिन साइन माइनस ओमेगा टी प्लस 90 ये वाली इक्वेशन सही से रिजल्ट नहीं देगी। इस इक्वेशन को आप अरेंज करके लिख सकते हो ना, साइन ओमेगा टी प्लस 90। अब कंपेयर होगा कि हाँ ओमेगा टी में 90 ऐड हुआ है, ओमेगा टी में π/2 ऐड हुआ है, मतलब जब कोई एसी ईएमएफ अप्लाई किया जाता है किसी कैपेसिटर के अराउंड, तो उस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट आगे हो जाती है ईएमएफ से, और कितने फेज एंगल से, π/2 रेडियन या 90 डिग्री से, जस्ट अपोजिट ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर में जब एसी को फ्लो कराओगे तो करंट पीछे हो जाती है π/2 से, लेकिन कैपेसिटर में करंट आगे हो जाती है π/2 से, या वोल्टेज पीछे रह जाता है π/2 से। मतलब हम बोल सकते हैं करंट लीड्स द वोल्टेज बाय अ फेज एंगल ऑफ π/2 रेडियन और 90 डिग्री, या ईएमएफ लेग्स बिहाइंड करंट बाय फेज एंगल ऑफ π/2 रेडियन और 90 डिग्री। ये यहां से आप कंपेयर करके बता सकते हो इक्वेशन 3 से। अपोजिशन टू द करंट हमने फाइंड कर ही लिया एक्सी, उसको अभी मैं वापस से बाद में अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। ये आ गया फेज एंगल। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके ग्राफ बनाते हैं एक बार को, यहीं पर ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ये ग्राफ ही तो सबसे मुश्किल लगता है कि कैसे बनाए, इसको अप्रोच क्या रखें। ये हो गया टाइम और ये हो गया ईएमएफ, ये तो चल ही रहा है साइन के हिसाब से, ठीक है। अब हमें बनाना है कॉस का ग्राफ। कॉस का ग्राफ जब साइन 0 होगा तो ये 1 होगा। सिंपली यहां से चालू कर देते हैं। पहले इसको मैं वापिस वो डॉटेड लाइन बना लेता हूं ताकि इजी रहे, मुझे गलती होने की पॉसिबिलिटी 0 हो जाए। चलो, जब साइन 0 है तो कॉस मैक्सिमम होगा, जब साइन मैक्सिमम है तो कॉस 0 होगा, जब साइन 0 है तो कॉस मैक्सिमम होगा, तो पहले +1 हो चुका तो -1 होगा। देन साइन जब मैक्सिमम है तो कॉस 0 होगा, फिर जब साइन 0 है तो कॉस मैक्सिमम होगा, उतना ही पहले जितना। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा बन गया। ये बन गया आई का और ये बन गया ईएमएफ का। ये हो गया मैक्सिमम ईएमएफ E0 और यहां पर हो गया I0। तो I0 मतलब IE वर्सेस टाइम का ये ग्राफ बन गया यहां पर, ठीक है। आया समझ में। उसके बाद अगर फेजर डायग्राम की बात करें, फेजर डायग्राम भी बना लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है जब ग्राफ ही बना लिया तो। मैं अगेन बार बार बोल रहा हूं कि मैंने फेजर डायग्राम का वीडियो प्रॉपर्ली बनाया हुआ है, इसलिए मैं यहां पर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, वो देख लेना आप जाके। तो ये हो गया ईएमएफ E0 और ये कितना है ओमेगा टी, ओमेगा टी से चल रहा है I = E0 sin ओमेगा टी। और करंट जो है आगे है कि पीछे, करंट इस बार आगे है, प्लस है यहां पर, करंट आगे। आप देखो ना कि जो वैल्यू इसको π/2 पर जाके मिलनी थी वो इसने π/2 पहले रीच कर ली, यहां होना था मैक्सिमम, पहले मैक्सिमम हो गई। तो करंट आगे है, कितने से आगे है, π/2 से आगे, 90 डिग्री से आगे। ये बना दिया मैंने करंट का I0 और ये इससे आगे है π/2। ये हो गया ग्राफ फेजर डायग्राम, ठीक है। उसके बाद पिछले मैं बताना भूल गया था इंडक्टर वाले में, वो भी यहां बता देता हूं। एक पावर फैक्टर करके देखो होता है एसी सर्किट में, जब हम एवरेज पावर पढ़ेंगे वैसे तब मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, क्योंकि नॉर्मल पावर नहीं निकलती एसी चैप्टर में, एवरेज पावर निकाली जाती है। एवरेज पावर = IRMS cos φ। तो जो IRMS है ना, इसको वर्चुअल पावर बोलते हैं, एक्चुअल पावर नहीं होती, वर्चुअल पावर ये होती है एक्चुअल पावर, जो कि पावर फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन से मिलती है। क्योंकि हो सकता है E और I की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, लेकिन अगर ये पावर फैक्टर 0 हो गया तो पावर आपको मिलने वाली कितनी हो जाएगी, 0। तो रेजिस्टेंस के केस में φ 0 डिग्री था तो वहां पर पावर मैक्सिमम मिलती है, लेकिन इंडक्टर के केस में φ जो है π/2 था, तो cos π/2 यानी कि cos 90 0, तो पावर कितनी आती है इंडक्टर के केस में 0। जो पिछला डेरिवेशन था उसमें बताना भूल गया था, सेम ऐसा ही यहां पर है। यहां पर भी φ कितना है, π/2। इसके लिए भी, कैपेसिटर के लिए भी π/2 है, तो पावर फैक्टर cos φ = 0 हो जाएगा, 0 cos π/2 0। तो P एवरेज कितनी आएगी, 0। कोई पावर कंजम्पशन होगा ही नहीं अकेले कैपेसिटर के केस में, और ऐसे ही कोई पावर कंजम्पशन नहीं होगा अकेले इंडक्टर के केस में, पिछले वाले में। अब इसको मैं अलग से भी समझाऊंगा, इसको नोट डाउन कर लो आप।
चलो यहां पर एक्स सी इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ सी जो है ये है अपोजिशन टू द करंट क्रिएटेड बाय कैपेसिटर, और इसीलिए इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय कैपेसिटर नहीं बोलते, जैसे एक्सएल को बोला था इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोल रहे हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसकी यूनिट भी ओम ही होती है। और आप देख रहे हो ये फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्ससी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब एक्ससी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऐसा आएगा, एक्ससी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ ए। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे एक्ससी कम होगा और वैसे वैसे करंट बढ़ेगी। इसकी ट्रिक ये है कि एक कैपेसिटर लिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब एसी वर्सेस डीसी करता हूं, एसी वर्सेस डीसी। फ्रीक्वेंसी किसके पास होती है? इसके पास नहीं होती। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी होगी, एक्सी कम होगा, करंट ज्यादा होगी, मतलब कोई कैपेसिटर एसी को बहुत आसानी से जाने देता है। ये चली गई एसी निकल के, जबकि वही डीसी आएगी चलती हुई, रुक जाएगी, बीच में स्पेस है ना, ऐसा याद कर लो। डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी, ये नीचे वाली चीज कम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्सी बहुत ज्यादा होगा, एक्सी का डिवाइड लगेगा, एक्सी का डिवाइड कहां लगा? ये एक्सी का डिवाइड लगेगा, आई इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एक्सी, मतलब आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एक्सी। अगर एक्सी ज्यादा होगा तो करंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक्सी कब ज्यादा होगा? जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी। फ्रीक्वेंसी बहुत कम डीसी के लिए होती है, तो यहां पर ऐसा बोला जाता है कि जो कैपेसिटर होता है वो डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को अलाउ करता है, अपोजिट टू इंडक्टर जो कि एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को अलाउ करता है। यही सारी चीजें थी। अब इस काम करेंगे न्यूमेरिकल। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। 1.5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, सी आपको दिया हुआ है 1.5 × 10⁻⁻6 फैरेड इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट पावर सप्लाई। ये जो 220 वोल्ट दे रखा है, जब कुछ भी नहीं बोला जाता एसी में तो इसको आपको ERMS ही लेना होता है हमेशा। करंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला जाए तो IRMS या इफेक्टिव बोला जाएगा। तो 220 वोल्ट आपको दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब आपको XC फाइंड करना है। हम पता कर लेते हैं XC क्या होगा, ये फाइंड करना है। RMS करंट मतलब IRMS, पीक करंट मतलब I नॉट, और फ्रीक्वेंसी जब डबल करेंगे चलो वो आगे की बात है। तो XC जो होगा, XC इक्वल्स टू 1/ओमेगा-C होता है, अभी पढ़ के आए हैं। ओमेगा मतलब 2 पाई F और ये C, तो यहां पर हो गया 2 × 3.14 मल्टीप्लाई बाय F हो गया 50 और यहां हो गया C कितना है 1.5 और ये 10⁻⁻6 ऊपर गया 10⁻+6 हो गया। अब कैलकुलेशन तो अजीब सी है ही, तो इसको मैं कैलकुलेटर की मदद से ही कर लूंगा क्योंकि मुझे समझाना है आपको यहाँ पर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 212 ओम। यह आंसर आएगा 212 ओम, ये आ गया XC। ठीक है, अब जो पहला क्वेश्चन बोला है IRMS, तो IRMS हो चाहे I पीक हो, पीक करंट हो, दोनों में नीचे तो अपोजिशन का ही डिवाइड होगा, मतलब XC का ही डिवाइड होगा। डिफरेंस बस आएगा IRMS में ERMS का और यहां पर E नॉट का। ठीक है, तो ERMS आपको दिया ही हुआ है 220 वोल्ट अपॉन 212 ओम। यहां पर क्या होगा, E नॉट इज इक्वल टू √2 ऑफ ERMS होता है, तो अपॉन XC, मतलब जो भी वैल्यू अभी आने वाली है उसका √2 टाइम्स आएगा ये, तो 220 अपॉन 212, मैं कैलकुलेटर से ही कर रहा हूं, यह आ गया आपका 1.04 एम्पियर, और यह आएगा इसका √2 टाइम्स। √2 टाइम्स के लिए करेंगे हम 1.47 एम्पियर, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब वहां पर तो देखो टाइम होगा, कर लेना, मैं भी कर सकता था पर बहुत टाइम जाता, कैलकुलेटर की कोई नीड नहीं थी, वो तो मैंने किया है। अब क्या बोला हुआ है, फ्रीक्वेंसी इज डबल, व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फ्रीक्वेंसी डबल, आप देखो XC और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली रिलेशनशिप है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे XC कम होगा, फ्रीक्वेंसी को डबल किया XC हाफ हो जाएगा,
कैपेसिटर वैसे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली करंट्स को इजीली पास होने देता है। हम समझ चुके हैं, ट्रिक से हमें याद है, एसी को आसानी से पास करने देगा, डीसी को ब्लॉक करेगा। तो जब फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो एक्ससी जो होगा नया वाला एक्ससी डैश होगा वो एक्ससी बाय 2 हो जाएगा। तो करंट क्या हो जाएगी, करंट डबल हो जाएगी, क्योंकि एक्ससी जब आधा हो गया तो करंट ये सारी की सारी कैसी हो जाएंगी, ट्वाइस हो जाएगी। इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर पूछेंगे तो, और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर पूछेंगे तो। जब फ्रीक्वेंसी को एफ डैश इज इक्वल टू 2f तो एक्सी डैश इज इक्वल टू एक्सी बाय 2, तो करंट जो नहीं आएगी वो ट्वाइस ऑफ इनिशियल करंट आएगी। यही आंसर था। तो आपको समझ में आया होगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।